दक्षिण एशिया की राजनीति में भूचाल आ चुका है और यह कोई साधारण चुनावी नतीजा नहीं बल्कि सत्ता संतुलन का विस्फोट है। बांग्लादेश की जनता ने ऐसा जनादेश दिया है जिसने इस पूरे क्षेत्र की रणनीतिक दिशा बदल दी है। एक तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और दूसरी तरफ कट्टरपंथी इस्लामी धड़े को करारी शिकस्त मिली है। यह सिर्फ सरकार बदलने की कहानी नहीं है, यह उस भू राजनीतिक खेल का नया अध्याय है जिसमें भारत, पाकिस्तान और चीन की चालें एक साथ चल रही हैं। चुनाव से पहले जिन हलकों में यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि अगर जमात सत्ता में आई तो ढाका की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाएगा, उन सभी उम्मीदों पर जनता ने सीधा प्रहार कर दिया। यह जनादेश स्थिरता के नाम पर दिया गया है, विकास के नाम पर दिया गया है और सबसे बड़ा संदेश यह है कि बांग्लादेश की जनता ने कट्टर एजेंडे को खारिज कर दिया है। चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया कि 300 घोषित सीटों में से भारी बहुमत बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के गठबंधन के खाते में गया है, जबकि जमात और उसके सहयोगी दल अपेक्षा से बहुत पीछे रह गए। यह परिणाम उन ताकतों के लिए झटका है जो यह मानकर चल रही थी कि धार्मिक ध्रुवीकरण के सहारे सत्ता हासिल की जा सकती है। जमात ने 11 दलों का गठबंधन बनाकर पूरी ताकत झोंकी थी, संसाधन लगाए थे, भावनात्मक मुद्दे उठाए थे, सत्ता ने उन्हें सत्ता से दूर रखा। यह संकेत सिर्फ घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं है, यह संकेत इस्लामाबाद तक गया है, बीजिंग तक गया है और नई दिल्ली तक गया है कि ढाका में अब समीकरण बदल रहे हैं। पाकिस्तान लंबे समय से बांग्लादेश में अपने प्रभाव को पुनर्जीवित करने की कोशिश करता रहा है और अगर कट्टर धड़ा सत्ता में आता तो उसे रणनीतिक अवसर मिल सकता था, लेकिन इस जनादेश ने उस संभावना को सीमित कर दिया है। बीएनपी की जीत के तुरंत बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नेतृत्व को बधाई संदेश भेजा और विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए साथ काम करने की इच्छा जताई। यह सिर्फ औपचारिक शिष्टाचार नहीं था, यह स्पष्ट कूटनीतिक संकेत था कि भारत नई सरकार के साथ रिश्तों को सकारात्मक दिशा देना चाहता है। जवाब में बीएनपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी संकेत दिया कि दोनों देशों के संबंध मजबूत किए जाएंगे। यह संवाद उस समय में बेहद अहम है जब पिछले कुछ वर्षों में अविश्वास की दीवारें खड़ी करने की कोशिशें हुई थीं। सत्ता परिवर्तन के बाद भी भारत ने संपर्क बनाए रखा, संवाद की डोर नहीं छोड़ी और अब जब जनादेश आ चुका है तो नई जमीन तैयार होती दिखाई दे रही है। इसको लेकर के भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी है और बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर के इस वक्त इस नई सरकार के आने के साथ ही क्या स्थिति बन चुकी है, जानेंगे इस वीडियो में। आगे पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है, साथ साथ भारत का इस पर क्या रुख है और इस पर अब क्या आगे अलग अलग देशों की प्रतिक्रिया होने वाली है, पूरी जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले पहुंचती रहे। यह समझना जरूरी है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित है, उसका बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत है। ऊर्जा, संपर्क, अवसंरचना और सीमाई सहयोग जैसे मुद्दों पर दोनों देशों की परस्पर निर्भरता वास्तविक है। नई सरकार अगर स्थिरता चाहती है तो टकराव की राजनीति उसके लिए व्यावहारिक विकल्प नहीं होगी। उसे विदेशी निवेश चाहिए, रोजगार सृजन चाहिए, सामाजिक ध्रुवीकरण कम करना है और आर्थिक विश्वास बहाल करना है। ऐसे में भारत के साथ संतुलित और सहयोगी संबंध उसके लिए रणनीतिक लाभ बन सकता है। यह भी सच है कि बीएनपी का अतीत पूरी तरह सहज नहीं रहा, लेकिन राजनीति में स्थायी दुश्मन नहीं होते, स्थायी हित होते हैं और यही हित अब ढाका को नई दिल्ली की ओर देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। चुनाव परिणामों ने एक और बड़ा संदेश दिया है। जिन कट्टर संगठनों ने पिछले समय में दोनों देशों के बीच अविश्वास का वातावरण बनाने की कोशिश की थी, उन्हें जनता ने निर्णायक समर्थन नहीं दिया। कुछ सीटें जीतना और सत्ता के केंद्र से दूर रहना अलग बात है, लेकिन बहुमत से बाहर होना साफ संकेत है कि जनमत विकास, स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय संतुलन की ओर झुका है। चिटगांव जैसे क्षेत्रों में जिस तरह मतदाताओं ने उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि से ज्यादा व्यापक राजनीतिक दिशा को महत्व दिया, उसने यह दिखा दिया कि भावनात्मक ध्रुवीकरण की सीमा है। यह चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था, यह राजनीतिक चेतना की परीक्षा थी और परिणाम ने साफ कर दिया कि मतदाता भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय ले रहा है। भारत के लिए यह क्षण अवसर भी है और चुनौती भी। अवसर इसलिए कि कट्टर धड़े को पूर्ण सत्ता नहीं मिली, चुनौती इसलिए कि जमीन पर अभी भी कुछ वर्गों में भारत विरोधी भावनाएं मौजूद हैं। हालिया खेल विवादों और सोशल मीडिया अभियानों ने युवाओं में असंतोष की झलक दिखाई है। इसलिए नई दिल्ली को आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि सक्रिय कूटनीति, सम्मानजनक व्यवहार और परस्पर लाभकारी परियोजनाओं के जरिए भरोसा मजबूत करना होगा। अतीत में भी शुरुआती संदेह के बावजूद संवाद और सहयोग से समीकरण बदले हैं और वही रणनीति यहां भी कारगर हो सकती है।
पाकिस्तान के लिए यह परिणाम असहज है, क्योंकि अगर ढाका में सहयोगी सरकार होती तो क्षेत्रीय संतुलन अलग दिशा में जा सकता था। चीन भी इस पर नजर रखे हुए है, क्योंकि अवसंरचना, निवेश और समुद्री मार्गों के संदर्भ में बांग्लादेश उसकी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। लेकिन अंततः निर्णय ढाका के हाथ में है और ढाका ने संकेत दिया है कि वह बहुध्रुवीय संतुलन साधते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा। यह संतुलन भारत के लिए अनुकूल भी हो सकता है अगर वह इसे समझदारी से संभाले। अब नजरें शपथ ग्रहण और शुरुआती नीतिगत फैसलों पर हैं। क्या सुरक्षा सहयोग पर नए समझौते होंगे? क्या सीमा प्रबंधन को मजबूत किया जाएगा? क्या व्यापार बाधाओं को कम किया जाएगा? क्या कूटनीतिक संवाद की गति तेज होगी? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल इतना स्पष्ट है कि इस जनादेश ने दक्षिण एशिया की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और शक्ति संतुलन की बिसात फिर से सज चुकी है। भारत के लिए यह उम्मीद की किरण है, लेकिन यह भी चेतावनी है कि भरोसे की राजनीति मेहनत मांगती है और सम्मानजनक साझेदारी ही दीर्घकालिक स्थिरता की कुंजी है। जनादेश आने के बाद अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि चुनाव जीतना एक बात है और सत्ता को स्थिर रखना बिल्कुल अलग। ढाका की सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना जितना कठिन था, उससे कहीं ज्यादा कठिन होगा उस कुर्सी को रणनीतिक संतुलन के साथ संभालना। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सामने सबसे पहली चुनौती यही है कि वह अपने भीतर मौजूद अलग अलग धड़ों को एक दिशा में रखे। जीत बड़ी है, बहुमत मजबूत है, लेकिन हर बड़े जनादेश के साथ अपेक्षाओं का पहाड़ भी खड़ा होता है। जनता ने विकास, स्थिरता और सुरक्षा के नाम पर वोट दिया है, इसलिए सरकार को पहले 100 दिनों में संकेत देना होगा कि वह सिर्फ राजनीतिक जीत का जश्न नहीं मना रही, बल्कि नीतिगत दिशा तय कर चुकी है। यही वो चरण है जहां भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों की निगाहें ढाका पर टिकी हुई हैं और नई सरकार के गठन के साथ ही विदेश नीति प्राथमिकता सूची में ऊपर आएगी। भारत के साथ संबंधों को किस गति से आगे बढ़ाया जाएगा, यह पहला बड़ा संकेत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजा गया बधाई संदेश पहले ही कूटनीतिक दरवाजा खोल चुका है। अब सवाल यह है कि ढाका किस तरह प्रतिक्रिया देता है। अगर शुरुआती दौर में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा, सीमा प्रबंधन पर संयुक्त बैठक, ऊर्जा आपूर्ति और संपर्क परियोजनाओं पर तेज फैसले दिखाई देते हैं, तो यह स्पष्ट संकेत होगा कि नई सरकार टकराव के बजाय सहयोग की राह चुन रही है। लेकिन अगर निर्णय टलते हैं, बयानबाजी बढ़ती है या आंतरिक दबाव के चलते संतुलन साधने की कोशिश में अस्पष्टता रहती है, तो अनिश्चितता का माहौल बन सकता है। आर्थिक मोर्चा और भी ज्यादा निर्णायक है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था निर्यात पर टिकी है और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। विदेशी निवेशकों को राजनीतिक स्थिरता का भरोसा चाहिए, नीतियों की निरंतरता चाहिए और क्षेत्रीय तनाव से दूरी चाहिए। अगर ढाका नई दिल्ली के साथ व्यापार और संपर्क को विस्तार देता है, तो उसे बाजार, ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स समर्थन मिलेगा। अगर वह अनिश्चित संकेत देता है, तो निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है। यही वजह है कि नई सरकार के शुरुआती आर्थिक फैसले उसके राजनीतिक इरादों का आईना बनेंगे। बजट, उद्योग नीति, बंदरगाह विकास, सीमा पार व्यापार गलियारों का विस्तार, ये सभी कदम सीधे संदेश देंगे कि सरकार किस दिशा में जा रही है। सुरक्षा का पहलू भी उतना ही संवेदनशील है। सीमा पार गतिविधियां, अवैध तस्करी, चरमपंथी नेटवर्क और डिजिटल दुष्प्रचार जैसे मुद्दे दोनों देशों के बीच भरोसे की परीक्षा लेते रहे हैं। अगर नई सरकार सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाती है, अगर खुफिया जानकारी साझा करने की प्रक्रिया मजबूत करती है और सीमा प्रबंधन को तकनीकी रूप से उन्नत करती है, तो यह सहयोग की ठोस नींव होगी। लेकिन अगर आंतरिक राजनीति के दबाव में कठोर बयान दिए जाते हैं या पुरानी आशंकाओं को हवा दी जाती है, तो रिश्तों में खिंचाव आ सकता है। इसलिए ढाका को संतुलित और व्यवहारिक रुख अपनाना होगा। पाकिस्तान की स्थिति इस पूरे परिदृश्य में जटिल है। इस्लामाबाद ने लंबे समय से बांग्लादेश में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की है और कट्टर धड़े की सीमित सफलता उसके लिए संतोषजनक नहीं है। वह अब परोक्ष कूटनीति, सांस्कृतिक संपर्क या आर्थिक प्रस्तावों के माध्यम से अपनी जगह बनाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ढाका के लिए चुनौती यही है कि वह किसी एक धुरी में बंधे बिना बहुपक्षीय संतुलन बनाए रखे। चीन भी अवसंरचना, निवेश और समुद्री संपर्क के कारण इस समीकरण का अहम खिलाड़ी है। नई सरकार अगर परियोजनाओं को संतुलित रखती है और किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता से बचती है, तो वह अपने लिए बेहतर सौदेबाजी की स्थिति तैयार कर सकती है। देश के भीतर सामाजिक संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। चुनाव के दौरान जो ध्रुवीकरण हुआ, उसे अब शांत करना होगा। अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा का भरोसा देना, कानून व्यवस्था मजबूत करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं पर नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा।
अगर सरकार यह संदेश देती है कि वह सभी नागरिकों की है और किसी एक विचारधारा की बंधक नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि मजबूत होगी। यही छवि विदेशी निवेश और कूटनीतिक सहयोग को भी प्रभावित करती है। भारत के लिए भी यह समय परीक्षा का है। सिर्फ बधाई संदेश पर्याप्त नहीं होंगे, नई दिल्ली को सम्मानजनक और समान साझेदारी का संकेत देना होगा। परियोजनाओं में पारदर्शिता, व्यापार असंतुलन कम करने के प्रयास, सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान को बढ़ावा, ये सभी कदम रिश्तों को गहराई देंगे। अगर भारत यह दिखाता है कि वह बांग्लादेश की संप्रभुता और संवेदनशीलताओं का सम्मान करता है, तो विश्वास की नींव मजबूत होगी। अतीत में भी प्रारंभिक संदेह समय के साथ सहयोग में बदले हैं, इसलिए रणनीतिक धैर्य जरूरी है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या यह जनादेश दीर्घकालिक स्थिरता में बदलेगा या आंतरिक दबावों के कारण नीतिगत अस्थिरता पैदा होगी। शुरुआती महीनों में लिए गए फैसले तय करेंगे कि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन किस दिशा में झुकेगा। ढाका अगर व्यावहारिकता चुनता है तो क्षेत्रीय सहयोग का नया अध्याय खुल सकता है। अगर भावनात्मक राजनीति हावी होती है तो अनिश्चितता बढ़ेगी। फिलहाल संकेत सकारात्मक हैं, लेकिन राजनीति में संकेत बदलते देर नहीं लगती। आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल गठन, पहली विदेश यात्रा, संसद का पहला सत्र और आर्थिक घोषणाएं, ये सब मिलकर स्पष्ट तस्वीर देंगे। यह चुनाव परिणाम इतिहास का मोड़ बन सकता है, बशर्ते नई सरकार जनादेश की भावना को समझे और उसे नीतियों में उतारे। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, असली रणनीतिक चालें अब चलनी बाकी हैं और दक्षिण एशिया की बिसात पर अगला कदम बेहद निर्णायक होगा। ढाका में नई सत्ता के गठन के साथ ही यह सवाल तेज हो गया है कि क्या बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अपनी ऐतिहासिक छवि से अलग एक व्यावहारिक और संतुलित रूप दिखा पाएगी या फिर पुराने रुझान बीच में बाधा बनेंगे। जनादेश बड़ा है, लेकिन इस जनादेश के भीतर कई परतें छिपी हैं। एक वर्ग विकास चाहता है, एक वर्ग सुरक्षा चाहता है, एक वर्ग सांस्कृतिक पहचान के मुद्दे पर सतर्क है और एक वर्ग सिर्फ राजनीतिक स्थिरता चाहता है। इन सबको एक धागे में पिरोना आसान नहीं है। सबसे पहले बात घरेलू समीकरण की। चुनाव के दौरान जिस तरह ध्रुवीकरण की रेखाएं खींची थीं, अब उन्हें मिटाने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर शुरुआत में ही सख्त कानून व्यवस्था, निवेश प्रोत्साहन और रोजगार योजनाओं की घोषणा होती है तो जनता को संदेश जाएगा कि सरकार काम करने आई है। लेकिन अगर शुरुआती महीनों में राजनीतिक बदले की भावना हावी होती है या प्रशासनिक फेरबदल में असंतुलन दिखता है, तो विपक्ष को मुद्दा मिल जाएगा। यही वह जगह है जहां ढाका को बेहद सावधानी से कदम रखना होगा। स्थिरता सिर्फ बहुमत से नहीं आती, स्थिरता भरोसे से आती है। अब बाहरी मोर्चे पर नजर डालें तो नई दिल्ली, इस्लामाबाद और बीजिंग तीनों अपने अपने तरीके से संकेत पड़ रहे हैं। भारत की तरफ से शुरुआती सकारात्मक संदेश जा चुका है और यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ढाका के साथ संवाद बढ़ाने को तैयार है। लेकिन असली कसौटी तब होगी जब व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों पर ठोस प्रस्ताव टेबल पर आएंगे। सीमा प्रबंधन, अवैध गतिविधियों पर रोक, साझा नदी जल प्रबंधन और क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं पर तेज फैसले, ये सभी रिश्तों की दिशा तय करेंगे। अगर ढाका तेजी दिखाता है तो संदेश साफ होगा कि वह सहयोग की राह पर है। अगर निर्णय लंबित रहते हैं तो संदेह पैदा होगा। पाकिस्तान के लिए यह क्षण रणनीतिक चुनौती है। वह खुलकर प्रतिक्रिया भले न दे, लेकिन परोक्ष रूप से सांस्कृतिक, धार्मिक और कूटनीतिक संपर्क बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। चीन का समीकरण भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अवसंरचना, निवेश और बंदरगाह परियोजनाओं में उसकी बड़ी भूमिका है। ढाका अगर किसी एक धुरी की ओर अत्यधिक झुकाव दिखाता है तो संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए नई सरकार को बहुपक्षीय संतुलन साधते हुए अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देनी होगी। यही वह खेल है जिसमें छोटी सी चूक भी बड़ा प्रभाव डाल सकती है। आर्थिक मोर्चे पर दबाव बढ़ता जा रहा है, वैश्विक बाजार में अनिश्चितता है, निर्यात पर प्रतिस्पर्धा है और घरेलू स्तर पर रोजगार की चुनौती है। नई सरकार को निवेशकों को भरोसा देना होगा कि नीतिगत निरंतरता बनी रहेगी। अगर वह उद्योग नीति में स्पष्टता लाती है, बंदरगाह और परिवहन ढांचे को मजबूत करती है और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को गति देती है, तो आर्थिक स्थिरता मजबूत होगी। भारत के साथ व्यापार विस्तार, ऊर्जा ग्रिड कनेक्टिविटी और डिजिटल सहयोग से उसे तात्कालिक लाभ मिल सकता है, लेकिन यह सब तभी संभव है जब राजनीतिक इच्छा शक्ति स्पष्ट हो। सुरक्षा आयाम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सीमा पार नेटवर्क, अवैध तस्करी और डिजिटल दुष्प्रचार जैसे मुद्दे लगातार चुनौती बने हुए हैं। अगर नई सरकार इन पर सख्त रुख अपनाती है और संयुक्त तंत्र को मजबूत करती है तो विश्वास का स्तर बढ़ेगा। लेकिन अगर इन मुद्दों पर ढिलाई दिखती है तो रिश्तों में तनाव आ सकता है। इसीलिए शुरुआती सुरक्षा निर्णयों को बारीकी से देखा जाएगा। यह सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है, यह पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता का सवाल है।
सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि जनता ने कट्टर धड़े को पूर्ण सत्ता नहीं दी। इसका मतलब यह नहीं कि वह पूरी तरह खत्म हो गया है। वह विपक्ष में बैठकर सरकार पर दबाव बनाएगा, बयानबाजी करेगा और हर विवादित मुद्दे को हवा देने की कोशिश करेगा। इसलिए बीएनपी को अपनी राजनीतिक रणनीति संतुलित रखनी होगी। उसे यह दिखाना होगा कि वह राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देती है और भावनात्मक उत्तेजना से दूर रहती है। अगर वह यह संतुलन साध लेती है तो उसकी स्थिति मजबूत होगी, अगर नहीं तो आंतरिक दबाव बढ़ सकते हैं। दक्षिण एशिया की बिसात पर यह क्षण निर्णायक है। एक तरफ अवसर है सहयोग, व्यापार, संपर्क और स्थिरता का। दूसरी तरफ जोखिम है ध्रुवीकरण, अविश्वास और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का। ढाका का हर कदम अब क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा। आने वाले महीनों में मंत्रिमंडल के निर्णय, पहली विदेश यात्रा, संसद में नीति, वक्तव्य और बजट की दिशा, ये सभी संकेत तय करेंगे कि यह जनादेश इतिहास का सकारात्मक मोड़ बनेगा या एक और अनिश्चित अध्याय। फिलहाल मंच सज चुका है, खिलाड़ी तैयार हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि नई सरकार कौन सी चाल चलती है। चुनावी भाषणों का शोर खत्म हो चुका है, सत्ता की औपचारिकता पूरी हो चुकी है और अब प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह नई सरकार के नियंत्रण में है। यही वह क्षण होता है जब किसी भी बड़े जनादेश की असली परीक्षा शुरू होती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि उसने कितनी सीटें जीती, बल्कि यह है कि वो उस बहुमत को नीति में कैसे बदलती है। जनादेश जितना बड़ा होता है, जिम्मेदारी उतनी ही भारी होती है। ढाका में लिए जाने वाले शुरुआती निर्णय आने वाले कई वर्षों के लिए क्षेत्रीय समीकरण तय कर सकते हैं। सबसे पहले विदेश नीति का संकेत देखा जाएगा। क्या नई सरकार शुरुआती महीनों में नई दिल्ली के साथ उच्च स्तरीय बैठक तय करती है? क्या व्यापार और संपर्क परियोजनाओं पर रुकी हुई फाइलें आगे बढ़ती हैं? क्या सुरक्षा सहयोग को नई संरचना मिलती है? इन सवालों के जवाब सीधे संदेश देंगे। भारत की ओर से पहले ही सकारात्मक कूटनीतिक संकेत जा चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने साफ किया है कि सहयोग का दरवाजा खुला है, लेकिन दरवाजा खुला होना और उसमें से गुजरना अलग बातें हैं। अगर ढाका इस मौके को रणनीतिक अवसर में बदलता है तो दक्षिण एशिया में एक नई स्थिरता की नींव पड़ सकती है। जल बंटवारा, सीमा प्रबंधन, ऊर्जा ग्रिड, रेल और सड़क संपर्क, ये सिर्फ तकनीकी मुद्दे नहीं हैं, ये विश्वास के स्तंभ हैं। किसी भी एक मुद्दे पर ठोस प्रगति दोनों देशों के बीच मनोवैज्ञानिक दूरी कम कर सकती है, लेकिन अगर इन मुद्दों पर अस्पष्टता बनी रहती है तो विपक्षी ताकतें इसे हवा देंगी। बीएनपी के भीतर भी ऐसे तत्व मौजूद हैं जो भारत के साथ अत्यधिक निकटता को लेकर सतर्क है। इसलिए नेतृत्व को संतुलन साधना होगा, सहयोग भी, संप्रभुता का संदेश भी। यही राजनीतिक परिपक्वता की सली परीक्षा है। अब पाकिस्तान और चीन की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद खुले तौर पर भले प्रतिक्रिया न दे, लेकिन वह सांस्कृतिक और कूटनीतिक चैनलों के जरिए अपने संबंधों को सक्रिय रखने की कोशिश करेगा। चीन अवसंरचना और निवेश के माध्यम से अपनी पकड़ बनाए रखना चाहेगा। बंदरगाह परियोजनाएं, औद्योगिक क्षेत्र, डिजिटल नेटवर्क, ये सब उसके व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण का हिस्सा है। ढाका अगर किसी एक धुरी की ओर अधिक झुकता है तो क्षेत्रीय संतुलन प्रभावित होगा। इसलिए नई सरकार को बहुध्रुवीय संतुलन की नीति अपनानी होगी, जहां राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हो और बाहरी प्रभाव नियंत्रित रहे। आर्थिक दबाव भी लगातार बढ़ रहे हैं। निर्यात पर निर्भर अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंदी और प्रतिस्पर्धा दोनों का सामना करना पड़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार, रोजगार सृजन और उद्योग विस्तार जैसे मुद्दे तत्काल समाधान मांगते हैं। अगर सरकार भारत के साथ व्यापार विस्तार, ऊर्जा आपूर्ति समझौते और सीमा पार औद्योगिक सहयोग को तेज करती है तो उसे तात्कालिक आर्थिक लाभ मिल सकता है। निवेशकों को यह संकेत भी मिलेगा कि क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहेगी। लेकिन अगर नीतिगत अनिश्चितता बढ़ती है तो पूंजी सतर्क हो जाएगी और विकास की गति प्रभावित हो सकती है। सुरक्षा के मोर्चे पर भी स्थिति संवेदनशील है। सीमा पार अवैध गतिविधियां, चरमपंथी नेटवर्क और डिजिटल दुष्प्रचार क्षेत्रीय शांति के लिए चुनौती बने हुए हैं। अगर नई सरकार सख्त प्रशासनिक कदम उठाती है और संयुक्त सुरक्षा तंत्र को मजबूत करती है तो विश्वास का स्तर तेजी से बढ़ेगा। लेकिन अगर आंतरिक राजनीति के दबाव में नरम संकेत दिए जाते हैं तो यह संदेश बाहर तक जाएगा कि ढाका निर्णायक नहीं है। इसलिए शुरुआती सुरक्षा निर्णयों का असर सिर्फ घरेलू स्तर तक सीमित नहीं रहेगा। बाद है सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या यह जनादेश दीर्घकालिक रणनीतिक बदलाव में बदलेगा। जनता ने कट्टर धड़े को पूर्ण सत्ता नहीं दी, इसका मतलब है कि वह स्थिरता चाहती है, लेकिन विपक्ष अब संसद के भीतर से हर कदम की आलोचना करेगा। छोटी सी चूक को भी बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। इसलिए बीएनपी को संवाद, पारदर्शिता और परिणाम आधारित शासन पर जोर देना होगा। अगर वह पहले वर्ष में ठोस उपलब्धियां दिखा देती है तो उसका राजनीतिक आधार और मजबूत होगा।
दक्षिण एशिया की राजनीति अक्सर अप्रत्याशित मोड़ लेती है, लेकिन इस बार ढाका के पास मौका है कि वह खुद को एक जिम्मेदार और संतुलित शक्ति के रूप में स्थापित करे। भारत के साथ सम्मानजनक साझेदारी, पाकिस्तान और चीन के साथ नियंत्रित और संतुलित संबंध और घरेलू स्तर पर समावेशी विकास, इन तीन स्तंभों पर अगर सरकार आगे बढ़ती है तो क्षेत्रीय समीकरण स्थिर हो सकते हैं। अगर इनमें से किसी एक स्तंभ में दरार आती है तो असंतुलन पैदा होगा। अब पूरी दुनिया की नजर शुरुआती बजट, पहली विदेश यात्रा और सुरक्षा नीति पर है। यही वे क्षण होंगे जो तय करेंगे कि यह ऐतिहासिक जनादेश इतिहास का सकारात्मक अध्याय बनेगा या सिर्फ एक राजनीतिक घटना बनकर रह जाएगा। बिसात बिछ चुकी है, चालें चलनी शुरू हो चुकी हैं और हर निर्णय का असर सीमाओं से बहुत दूर तक जाएगा। खेल अपने सबसे संवेदनशील मोड़ पर है और अगला कदम ही भविष्य की दिशा तय करेगा। अब सबसे बड़ा संकेत विदेश नीति के दीर्घकालिक ढांचे से आएगा। अगर नई सरकार भारत के साथ संस्थागत स्तर पर संवाद तंत्र को मजबूत करती है, लंबित परियोजनाओं को गति देती है, ऊर्जा और संपर्क समझौतों को औपचारिक रूप देती है और सुरक्षा सहयोग को स्पष्ट ढांचे में बदलती है, तो यह संदेश पूरे क्षेत्र में जाएगा कि ढाका व्यावहारिक रास्ता चुन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरुआती सकारात्मक रुख पहले ही सामने आभारित लगता हार चुका है। अब गेंद ढाका के पाले में है। यह वह क्षण है जब कूटनीति सिर्फ शब्दों से नहीं, दस्तावेजों और समझौतों से मापी जाएगी। लेकिन संतुलन का खेल आसान नहीं है। पाकिस्तान अपने संपर्कों को सक्रिय रखने की कोशिश करेगा, चीन अपनी आर्थिक मौजूदगी को मजबूत बनाए रखना चाहेगा। बांग्लादेश अगर किसी एक धुरी की ओर अधिक झुकाव दिखाता है तो उसकी रणनीतिक स्वायत्तता पर सवाल उठेंगे। इसलिए नई सरकार को बहुपक्षीय संतुलन की नीति अपनानी होगी, जहां हर संबंध राष्ट्रीय हित की कसौटी पर खरा उतरे। यही वह सूक्ष्म रणनीति है जो किसी भी मध्यम आकार के देश को क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा में लाभ देती है। आर्थिक मोर्चे पर आने वाले 6 से 12 महीने निर्णायक होंगे। निवेशकों को स्पष्ट संकेत चाहिए कि राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी। रोजगार, निर्यात और औद्योगिक विस्तार के ठोस आंकड़े ही जनता के विश्वास को मजबूत करेंगे। अगर सरकार शुरुआती वर्ष में विकास दर को स्थिर रख पाती है, विदेशी निवेश को आकर्षित करती है और सामाजिक कल्याण योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करती है, तो उसका राजनीतिक आधार और मजबूत होगा। लेकिन अगर आर्थिक मोर्चे पर सुस्ती आई तो विपक्ष को नया हथियार मिल जाएगा। सुरक्षा आयाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सीमा पार गतिविधियों पर सख्ती, कानून व्यवस्था में सुधार और डिजिटल दुष्प्रचार के खिलाफ कार्रवाई, ये सभी कदम क्षेत्रीय विश्वास को मजबूत करेंगे। अगर नई सरकार यह दिखा देती है कि वह अपने भूभाग का इस्तेमाल किसी भी तरह की अस्थिर गतिविधि के लिए नहीं होने देगी, तो यह स्पष्ट संकेत होगा कि वह जिम्मेदार साझेदार है। यही वह संदेश है जो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसकी स्थिति मजबूत करेगा। सबसे अहम बात यह है कि जनता की अपेक्षाएं अब रिकॉर्ड स्तर पर हैं। इतना बड़ा बहुमत अक्सर उम्मीदों का विस्फोट लेकर आता है। सरकार को यह साबित करना होगा कि वह सिर्फ विरोध की राजनीति से सत्ता में नहीं आई, बल्कि शासन की क्षमता भी रखती है। संसद में पारदर्शिता, नीतियों में स्पष्टता और संवाद में संतुलन, ये तीन तत्व उसके लिए कवच का काम करेंगे। अगर वह इन पर टिकती है तो विपक्ष की आवाज सीमित रह जाएगी। अगर वह चूकती है तो आलोचना तेज होगी। दक्षिण एशिया की बिसात पर यह क्षण सिर्फ बांग्लादेश का नहीं, पूरे क्षेत्र का है। नई दिल्ली, इस्लामाबाद और बीजिंग तीनों अपनी रणनीतियां फिर से समायोजित कर रहे हैं। ढाका के फैसले इन तीनों की गणनाओं को प्रभावित करेंगे। यह वह दौर है जब हर यात्रा, हर समझौता, हर बयान का विश्लेषण होगा, लेकिन अंततः सबसे बड़ा कारक वही रहेगा जो हर लोकतंत्र में रहता है, जनता का भरोसा। अगर नई सरकार उस भरोसे को बनाए रखती है तो यह जनादेश ऐतिहासिक मोड़ बन सकता है। तो अब इंतजार खत्म हो चुका है, फैसला हो चुका है और नई दिशा तय होने जा रही है। आने वाले महीनों में साफ होगा कि यह जीत सिर्फ राजनीतिक बदलाव थी या रणनीतिक क्रांति। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की हर बड़ी चाल, हर बड़ा फैसला और हर कूटनीतिक मोड़ सबसे पहले और सबसे गहराई से आपको समझाया जाए, तो इस वीडियो को अभी पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा साझा करें, क्योंकि दक्षिण एशिया की राजनीति का यह अध्याय अभी खुला है और असली विस्फोटक खुलासे आगे आने वाले हैं।